नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी बांग्ला कहानी अनुपमा का प्रेम। 11 वर्ष की आयु से ही अनुपमा उपन्यास पढ़ पढ़कर मस्तिष्क को एकदम बिगाड़ बैठी थी। वो समझती थी कि मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुरी, जितनी शोभा और जितना सौंदर्य, जितनी तृष्णा है, सब छानबीन कर साफ करके उसे अपने मस्तिष्क के भीतर जमा रखी है। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य चरित्र उसका नख दर्पण हो गया है। संसार में उसके लिए सीखने योग्य वस्तु और कोई भी नहीं है। सब कुछ जान चुकी है और सब कुछ सीख चुकी है। सत्यत्व की ज्योति को वो जिस प्रकार देख सकती है, प्रणय की महिमा को जिस प्रकार समझ सकती है, संसार में और भी कोई उस जैसा समझदार नहीं है। अनुपमा इस बात पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर पाती। अनुपमा ने सोचा कि वो एक माधव वीलता है जिसमें मंजरियां आ रही हैं। इस अवस्था में किसी शाखा को सहायता लिए बिना उसकी मंजरियां किसी भी तरह प्रफुल्लित होकर विकसित नहीं हो सकती। इसलिए ढूंढ खोज कर एक नवीन व्यक्ति को सहयोगी की तरह उसने मनोनीत कर लिया। वो 2-4 दिन में ही उसे मन, प्राण, जीवन, यौवन सब कुछ दे डाला। मन ही मन देने अथवा लेने का सबको समान अधिकार है, परंतु ग्रहण करने से पूर्व सहयोगी को भी आवश्यकता होती है कि वो ये सब बता दे। यहीं आकर माधवी लता कुछ विपत्ति में पड़ गई। नवीन निरोधकांत को वो किस तरह जताए कि वो उसकी माधवी लता है, विकसित होने के लिए खड़ी है, और उसे आश्रय ना देने पर इसी समय मंजरियों के पुष्प के साथ वो पृथ्वी पर लौटती प्रार्थी प्राण दे देगी। परंतु सहयोगी उसे जान ना सका। ना जानने पर भी अनुमान का प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगा। अमृत में विष और सुख में दुख, हृदय में विच्छेद चिर प्रसिद्ध है। 2-4 दिन में ही अनुपमा विरह व्यथा से जर्जर शरीर होकर मन ही मन बोली, स्वामी, तुम मुझे ग्रहण करो या ना करो, बदले में प्यार दो या ना दो, मैं तुम्हारी चिरदासी हूँ। प्राण चले जाएं तो ये भी स्वीकार है, परंतु तुम्हें किसी भी प्रकार नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में ना पा सकूं तो अगले जन्म में अवश्य पाऊंगी। तब देखोगे कि सती साध्वी की क्षुब्ध बुझाऊ में कितना बल है। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है। घर में संलग्न बगीचा भी है, मनोरम सरोवर भी है, जहाँ चांद भी उठता है और कमल भी खिलते हैं। कोयल भी गीत गाती है और भौरे भी गुंजारते हैं। यहाँ वो घूमती फिरती विरह व्यथा का अनुभव करने लगी। सर के बाल खोलकर अलंकार उतार फेंके, शरीर में धूनी मलकर प्रेम योगिनी बन कभी सरोवर के जल में अपना मुंह देखने लगी तो कभी आंखों से पानी बहाती हुई गुलाब के फूल को चूमने लगी। कभी आंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे सोती हुई हाय की हुताशन और दीर्घ श्वास छोड़ने लगी। भोजन में रुचि नहीं रही और शयन की इच्छा नहीं रही। आज सज्जा से बड़ा वैराग्य हो गया। कहानी किस्सों की भांति विरक्ति हो आई। अनुपमा दिन प्रतिदिन सूखने लगी। देख सुनकर अनुपमा की माता को मन ही मन चिंता होने लगी। वो सोचती कि एक ही तो लड़की है और उसे भी क्या हो गया है। पूछने पर जो वो कहती वो उनके समझ में ना आता। होठों की बात होठों पर रह जाती। उनकी माता फिर एक दिन जगबंधु बाबू से बोली, अजी, एक बार क्या ध्यान से नहीं देखोगे? तुम्हारी एक ही लड़की है, ये जैसे बिना इलाज के मरी जा रही है। क्या हुआ है उसे? तो कुछ नहीं जानती। डॉक्टर आया था, देख सुनकर बोला कि बीमारी मारी कुछ नहीं है। तो ऐसी हालत क्यों हुई जा रही है? अगर नहीं बताएगी तो हम कैसे जानेंगे? बंधु बाबू विरक्त होते हुए बोले। तो क्या मेरी लड़की मर जाएगी? ये तो बड़ी कठिन बात है।
ज्वर नहीं है, खांसी नहीं है और बिना बात के यदि मर जाए तो मैं किस तरह से बचा के रखूंगा। गृहिणी सूखे मुंह से बड़ी बहू के पास लौट कर आई और बोली कि बहू मेरी अनु इस तरह से क्यों घूमती रहती है। गृहिणी प्रायः रो पड़ती कि तब क्या होगा, बिना खाए बिना सोए और इस तरह सारे दिन बगीचे में कितने दिन तक घूमती फिरती रहेगी। और अब ये कितने दिन बच पाएगी। तुम लोग उसे किसी तरह समझाओ, नहीं तो बगीचे के तालाब में किसी दिन डूब मरेगी। बड़ी बहू कुछ देर सोचकर चिंतित हो गई और बोली कि देख सुनकर कहीं विवाह कर देते हैं, गृहस्थी का बोझ पड़ेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आज ही मैं ये बात बताता हूँ। ये बात उसने अपने पति को भी बताई। पति ने जब ये बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए बोला कि कली काल है, कर दो ब्याह करके ही देखो कि शायद ठीक हो जाए। दूसरे दिन घटक आया। अनुपमा बड़े आदमियों की लड़की है पर सुंदरी भी है। वर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ी। एक सप्ताह के भीतर ही घटक महाराज ने वर निश्चित करके जगबंधु बाबू को समाचार दिया। पति ने यह बात पत्नी को बताई और पत्नी ने बड़ी बहू को बताई। क्रमशः ये बात अनुपमा ने भी सुनी। 2 दिन बाद एक दिन दोपहर के समय सब मिलकर अनुपमा के विवाह की बातें कर रहे थे। इसी समय वो खुले बाल और अस्त व्यस्त वस्त्र किए एक सूखे गुलाब के फूल को हाथ में लिए चित्र की भांति आकर खड़ी हो गई। उनकी माता कन्या को देखकर तनिक हंसती हुई बोली, ब्याह हो जाने दो, पर ये सब कहीं अन्यत्र चला जाएगा। दो एक लड़का लड़की होने पर तो कोई बात ही नहीं। अनुपमा चित्र लिखित की भांति ये सब बातें सुनने लगी। भी बहू ने कहा कि माँ, ननदानी के विवाह का दिन कब निश्चित हुआ है? अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है। संदोई जी क्या पढ़ रहे हैं? इस बार बीए की परीक्षा देंगे। तो बहुत अच्छा वर है। इसके बाद थोड़ा हंसकर मजाक करती हुई बोली कि परंतु देखने में खूब अच्छा ना हुआ तो हमारी ननद जी को पसंद नहीं आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगा? मेरा जमाई तो देखने में बहुत अच्छा है। इस बार अनुपमा ने कुछ गर्दन हिलाई तो थोड़ा सा हिलकर पाँव के नख से मिट्टी खोदने की भांति लंगड़ाती लंगड़ाती बोली, विवाह मैं नहीं करूंगी। माँ ने अच्छी तरह से ना सुन पाने के कारण फिर पूछा, क्या है बेटी? बड़ी बहू ने अनुपमा की बात सुन ली थी। खूब जोर से हंसते हुए बोली कि ननद जी कहती हैं कि वो कभी विवाह नहीं करेंगी। क्या कह रही है? विवाह नहीं करेगी? नहीं। ठीक है तो ना करे। चलो ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। नू की माता ये हंसती हुई चली गईं। गृहिणी के चले जाने के बाद बोली कि क्या हुआ बेटी, तुम विवाह क्यों नहीं करोगी? अनुपमा पूर्वत गंभीर मुंह किए बोली, मैं किसी प्रकार भी नहीं करूंगी। पर क्यों? चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम ही विवाह नहीं है। मन का मिलन ना होने पर विवाह करना भूल है। बड़ी बहू चकित होकर अनुपमा के मुंह की ओर देखती हुई बोली कि हाथ पकड़ा देना क्या बात होती है? पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं ही देख सुनकर पसंद करने के बाद विवाह करेंगी? अवश्य। तो तुम्हारे अनुसार मेरा विवाह भी एक तरह की भूल हो गया। विवाह के पहले तो तुम्हारे भाई का मैंने नाम तक नहीं सुना था। तो क्या सबके सब तुम्हारी ही बातें हैं? बहू एक बार फिर हंस के बोली, क्या तुम्हारे मन में कोई आदमी मिल गया है? अनुपमा बड़ी बहू के हास्य विद्रूप से चिढ़कर अपने मुंह को चौगना गंभीर करते हुए बोली, भाभी, मजाक क्यों कर रही हो? ये क्या मजाक का समय है? क्या हो गया? क्या हो गया? तो सुनो। अनुपमा को लगा कि उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है। अचानक कतलू खां के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और वीरेंद्र सिंह का दृश्य उसके मन में जग उठा। अनुपमा ने सोचा कि वो लोग जैसा कर सकते हैं, क्या वो वैसा नहीं कर सकती? सती स्त्री संसार में किसका भय करती है?
देखते देखते उसकी आंखें अनैसर्गिक प्रभा से धक धक करते हुए जल उठी। देखते देखते उसने आंचल को कमर में लपेटकर कमरबंद कर लिया। ये दृश्य देखकर बहू 3 हाथ पीछे हट गई। क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाए को जकड़कर आंखें ऊपर उठाकर और चित्कार करते हुए कहने लगी, प्रभु, स्वामी, संसार के सामने आज मैं मुक्त कंठ से चित्कार करती हूँ। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। प्रभु, तुम ही मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। ये खाट के पाए नहीं, तुम्हारे दोनों चरण हैं। मैंने धर्म को साक्षी करके तुम्हें पति रूप में वरण किया है। इस समय भी तुम्हारे चरणों को स्पर्श करती हुई कह रही हूँ, इस संसार में तुम्हें छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। इसमें इतनी शक्ति है कि प्राण रहते हमें अलग कर सके। अरे माँ जगत जननी। बड़ी बहू चित्कार करते हुए दौड़ती बाहर आ पड़ी। बोली कि अरे देखते हो ननद रानी कैसा ढंग अपना रही हैं। देखते देखते गृहिणी भी दौड़ाई। बहू रानी का चित्कार बाहर तक जा पहुंचा था। क्या हुआ है? कहते हुए गृह स्वामी और उनके पुत्र चंद्रबाबू भी दौड़ाए। कर्ता गृहिणी, पुत्र, पुत्रवधू और दास दासियों से क्षण भर में घर की भीड़ इकट्ठी हो गई। अनुपमा मूर्छित होकर खाट के समीप पड़ी हुई थी। गृहिणी रोकर बोली कि मेरी अनु को क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, हवा करो। और इस चित्कार से आधे पड़ोसी भी घर में जमा हो गए थे। बहुत देर बाद आंखें खोलकर अनुपमा धीरे से बोली, मैं कहाँ हूँ? कि माँ उसके पास मुंह लाती हुई स्नेहपूर्वक बोली, ऐसी हो बेटी, तुम मेरी गोदी में लेटी हो। अनुपमा ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए धीरे से कहा, ओ, तुम्हारी गोदी में? मैं समझ रही थी कि कहीं अन्यत्र स्वप्न नाट में मैं उसके साथ बही जा रही थी। पीड़ा विगलित अश्रु मेरे कोपलों पर बहने लगे थे। माता फिर से बोली, क्या हो गया है बेटी, कुछ तो बताओ। अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़कर चुप रह गई। बड़ी बहू चंद्रबाबू को एक और बुलाकर बोली कि सबको जाने को कह दो, ननद रानी जी ठीक हो गई हैं। क्रमशः सभी लोग चले गए। रात को बहू अनुपमा के पास बैठकर बोली कि ननद रानी किसके साथ विवाह पर तुम सखी होगी। अनुपमा आंख बंद करके बोली कि सुख दुख मुझे कुछ नहीं है, बस वही मेरे स्वामी हैं। तो मैं समझती हूँ, परंतु वे कौन हैं? वो सुरेश हैं, मेरे सुरेश। सुरेश? राखल मजूमदार के लड़के? हाँ, वही है। रात में ही गृहिणी ने यह बात सुनी। दूसरे दिन सवेरे ही मजूमदार के घर जाके उपस्थित हुई। बहुत से बातों के बाद सुरेश की माता से बोली कि अपने लड़के के साथ मेरे लड़के का विवाह कर दो। सुरेश की माता हंसती हुई बोली, तो बुरा क्या है? वो बोली कि बड़े बुरे की बात नहीं है, विवाह तो करना ही होगा। सुरेश की माता ने बोला कि मैं सुरेश से पूछ कर आऊं, वो घर में ही है। उसकी सम्मति होने पर पति की असहमति नहीं होगी। सुरेश उस समय घर में बैठकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक क्षण उसके लिए वर्ष के समान था। उसकी माँ ने विवाह की बात कही, मगर उसके कानों में नहीं पड़ी। डैडी ने फिर कहा कि सुरो, तुझे विवाह करना होगा। सुरेश ने मुंह उठाकर बोला कि वो तो होगा ही, परंतु अभी क्यों? पढ़ने के समय तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। गृहिणी अतिप्रभ होकर बोली, नहीं नहीं। पढ़ने के समय क्यों? परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद विवाह होगा। कहाँ होगा? इसी गांव में मेरी बेटी जग बंधु बाबू की लड़की के साथ। क्या? चंद्र की बहन, जिसे मैं बच्ची कह के पुकारता हूँ? भी उसकी माँ बोली, बच्ची कह के क्यों पुकारेगा? उसका नाम अनुपमा है। सुरेश थोड़ा सा हंस कर बोला, हाँ अनुपमा। दूर दूर, वो तो बड़ी उत्सित है। उत्सित कैसे हो जाएगी? वो तो देखने में अच्छी है।
भले ही अच्छी होगी, एक ही जगह ससुराल और पिता का घर होना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसमें क्या दोष है? दोष की कोई बात नहीं। तुम इस समय जाओ माँ, मैं थोड़ा पढ़ लूँ, और इनको भी ले जाओ। इस समय कुछ भी नहीं होगा। सुरेश की माता लौट कर आ गई और सुरो तो एक ही गांव में किस प्रकार विवाह नहीं करना चाहता ये कह के उन्हें विदा कर दिया। नू की माता मजूमदार की गृहिणी का हाथ पकड़कर कातर भाव से बोली, ये नहीं होगा बहन, ये विवाह तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब लड़का तैयार नहीं है तो मैं कैसे करूं? ना होने पर मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। आज ठहरो, मुझे कुछ दिन का वक्त दो, मैं समझा कर देखती हूँ। नू की माता घर लौटकर जगबंधु बाबू से बोली, उनके सुरेश के साथ हमारी अनुपमा का जिस तरह विवाह हो सके वो करो। पर क्यों बताओ तो। गाँव राब गांव में एक तरह से बढ़कर एक मैं निश्चित हो चुका हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों से संबंध तोड़ दूं? वो कुछ कारण है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, परंतु सुरेश जैसा रूप गुण संपन्न लड़का हमें कहाँ मिल सकता है। फिर मेरी एक ही तो लड़की है, उसे द्यों नहीं बिहाऊंगी। सुरेश के साथ ब्याह होने पर जब चाहूंगी उसे देख लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं, निश्चित रूप से करना होगा। संध्या के समय पति मजूमदार के घर से लौटकर गृहिणी से बोले, वो विवाह नहीं होगा। मैं क्या करूं बताओ। उनका लड़का तैयार नहीं है। वो जबरदस्ती तो उन लोगों को कि यहाँ अपनी लड़की को फेंक नहीं आऊंगा। अह, क्यों नहीं करेंगे वो लोग। एक ही गांव में विवाह करने का उनका विचार नहीं है। रानी अपने मस्तिष्क पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे ही भाग्य का दोष है। दूसरे दिन वो फिर सुरेश की माँ के पास जाकर बोली, दीदी, विवाह कर लो। मेरी भी इच्छा है, परंतु लड़का किस तरह तैयार हो। मैं छुपा कर सुरेश को और 5,000 रुपए दे दूंगी। रुपयों का लोभ तो बड़ा प्रबल होता है। सुरेश की माँ ने ये बातें सुरेश के पिता को जो बताई। पति ने सुरेश को बुलाकर कहा कि सुरेश, तुम्हें ये विवाह करना ही होगा। क्यों? क्यों? फिर क्यों? इस विवाह में तुम्हारी माँ का मत भी और मेरा मत भी एक साथ है, और साथ साथ एक कारण भी हो गया है। पिताजी, पढ़ने लिखने का समय है, परीक्षा की हानि होगी। मैं जानता हूँ बेटे, पढ़ाई लिखाई की हानि करने के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूँ। परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अनुपमा की माता की तो आनंद की सीमा न रही। फौरन ये बात उसने अपने पति से कही। मन के आनंद के कारण दास दासी भी ये बात जान गए। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा कि ये लो, हमारे मन चाहे वन को पकड़ लिया गया है। अनुपमा थोड़ा लज्जापूर्वक हंसती हुई बोली, ये तो मैं जानती थी। इस तरह जाना? चिट्ठी पत्री चलती है क्या? नहीं, प्रेम अंतर्यामी है। हमारी चिट्ठी पत्री हृदय में चला करती है। धन्य हो तुम जैसी लड़की। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा, देख सुनकर शरीर जलने लगता है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और आज ये मुझे प्रेम सिखाने आई है। और अनुपमा का प्रेम पूरा हुआ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी बांग्ला कहानी अनुपमा का प्रेम। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है और आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और इंस्टा आईडी दी हुई है। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ। शुक्रिया।